अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। आज मैं आपके सामने एक ऐसा खुलासा एक लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद करने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मगर उससे पहले एक संवाद आप सभी लोगों से करना चाहता हूं। 4PM अपनी बेबाक, अपनी ईमानदार, अपनी निर्भीकता वाली खबरों से सबके बीच में लोकप्रिय है। लखनऊ का वो इकलौता अखबार है जिस पर लोगों को भरोसा है कि अगर कहीं कुछ घटेगा तो 4PM में जरूर छपेगा। हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कोई भी सरकार हो, जब उसके खिलाफ छपता है तो दर्द होता है। 4PM ने भी जब सच छापा तो कोई तकलीफें हुई, एक फालतू की जांच शुरुआत हुई जो आमतौर पर पत्रकारों पर होती रहती है, लेकिन उसमें भी कुछ पाया नहीं गया। इधर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जिस तरह 4PM के वीडियो, 4PM का अखबार बेबाक तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा था, एक के बाद उन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहा था, तो उससे कई लोग परेशान हैं। कल मुझे एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा कि कुछ प्रभावशाली लोग साजिश कर रहे हैं तुम्हें किसी भी तरह फंसाने की। मैं जानता हूं कि सरकारों के पास, ताकतवर लोगों के पास यही तंत्र होता है कि मीडिया के लोग अगर ना माने तो उनको फंसाया जाए। मुझे गंभीरता से नहीं लेता ऐसी बातें, लेकिन फिर भी मैंने भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सारी पिछले भी हवाले देते हुए लिखा है कि किस तरह एक मीडिया घराने को परेशान करने की साजिशें होती रहती हैं। खैर, ये एक अलग विषय है। मीडिया की सरकारों से लड़ाई, चाहे पहले की सरकार हो चाहे ये सरकारें हो, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। आप सच दिखाएंगे तो उसकी परेशानी होगी। आपको हर तरह का परेशान करने की कोशिश सरकारें करती हैं। हम उसके लिए तैयार हैं क्योंकि आप हमारा भरोसा है, आप हमारा प्यार हैं। और अगर जनता तक हम सही बात पहुंचाने के लिए परेशानी में आते भी हैं तो वो भी हमको सहज स्वीकार है। हम बात कर रहे थे आज एक बहुत बड़े घोटाले की। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जिस तरह परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, पूरा देश उससे हैरान है। एक मामूली से गांव का रहने वाला एक व्यक्ति इतना बड़ा डॉन बन जाता है कि पिछले 15 दिनों से देश की मीडिया में लगातार उसके नए नए खुलासे होते रहते हैं। 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। मगर इसके पीछे एक चौंकाने वाली बात और सामने आई है जो अभी तक देश के किसी भी मीडिया संस्थान में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने नहीं आई है। वो मैं आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। हम लगातार संपर्क में थे, हम लगातार कोशिश कर रहे थे, हम जानने की कोशिश करें कि विकास के एनकाउंटर के पीछे का सच क्या है। क्या साजिश थी विकास की, या विकास को मानने वालों की, या विकास को गिरफ्तार करने वालों की। हमारी सारी पड़ताल जो हुई है, हमने बिंदुवार आज 4PM में छापा भी है और हम आपके सामने मैं बिंदुवार रखने भी जा रहा हूं जिससे आप खुद महसूस कर सकें इस पड़ताल में कि गलती क्या है। हम बात करते हैं विकास दुबे के सबसे प्रिय गुर्गे जय की। जय वाजपेयी एक मामूली दुकान पर बैठने वाला व्यक्ति था। 1000 रुपए भी आमदनी नहीं हुआ करती थी। कुछ सालों में वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन गया। बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियां, विदेशों में फ्लैट की चर्चा होने लगी और माने जाने लगा कि विकास दुबे की काली संपत्ति जितनी थी उन सब की देखभाल जय वाजपेयी करता था। विकास दुबे खुद अपराधी था, 60 से ज्यादा मुकदमे थे, तो विकास दुबे जाहिर है अपने सामने नहीं आ सकता था लोगों से बात करने के लिए। तो जय वाजपेयी उसका चेहरा बनकर लोगों से मिलता था। एसटीएफ के एक डीआईजी हैं अनंत देव तिवारी, कानपुर में 2 साल वो एसएसपी रहे। जय वाजपेयी के उनके संग निकटता के फोटो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुए। एक फोटो नहीं था, 1 2 3 4 5 6 क्रम से ऐसे फोटो थे। शर्टें बदली हुई, डिजाइनर शर्टें, और जो नजदीकी थी वो रूटीन में फोटो खिंचवाने वाली नहीं थी। वो ऐसी फोटो थी जो दोनों के रिश्ते, प्रगाढ़ रिश्ते साबित करती है। जय वाजपेयी एक चेहरा बन गया विकास दुबे का। अफसरों से, राजनेताओं से, मंत्रियों से, प्रभावशाली लोगों से बात करने का, संवाद करने का रास्ता जय वाजपेयी का था। विकास दुबे को निश्चिंतता था कि जय का साम्राज्य बढ़ेगा, जय की ताकत बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो उसको शेल्टर देगा। लेकिन जब मामूली आदमी करोड़ों का मालिक बन जाता है तो वो एक नई नई साजिश सोचने लगता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि विकास दुबे को निपटाने की सारी योजना जय वाजपेयी ने बुनी थी। जय वाजपेयी ने इसलिए बुनी थी, उसको लगता था कि अगर विकास 3 4 5 साल जेल में चला जाएगा या उसको एनकाउंटर में मार दिया जाएगा तो विकास दुबे की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक वो बन जाएगा। एक बड़े गैंगस्टर को निपटाने की योजना उसके मन में इसलिए बनी थी क्योंकि विकास के ये चमचा जय जिन लोगों के संग उठ बैठ रहा था वो बहुत ताकतवर थे। वो विधायक थे, वो मंत्री थे, वो एसटीएफ के अफसर थे, वो बड़े बड़े लोग थे। जय को लगा कि जब मैं इतने बड़े लोगों के संपर्क में हूँ, इतने बड़े लोग मेरी फोन पे अवेलेबल रहते हैं, मैं उनसे लगातार संपर्क कर सकता हूँ, तो मैं इस छोटे से अपराधी को, मतलब भले उसमें 60 मुकदमे हो लेकिन इतना बड़ा डॉन नहीं था
कि पूरा कानपुर उसके नाम से थर-थर कांपता हो, उसकी लखनऊ में बादशाह चलती हो, जैसे आमतौर पे और डॉन की बात होती है। क्योंकि विकास दुबे को कानपुर के लोग भली जानते हो, लखनऊ के लोग भी विकास दुबे को नहीं जानते थे, लखनऊ में दखल नहीं था। तो एक जिले का तो गुंडा था। और बड़ी बात यह है कि जब केवल थाने में नहीं, जिले के भी लोग बहुत ज्यादा विकास दुबे को अपनाते थे, जानते नहीं थे। निश्चित एक विधानसभा में खासतौर से विकास दुबे एक्टिव था। जय वाजपेयी को लगा कि मेरे इतने संबंध हैं, इतने रसूख हैं, तो विकास दुबे को निपटाने की रणनीति बनाई जाए। यहीं से घटना चेंज होती है, यहीं से कहानी बदलती है। जय वाजपेयी सोचता है कि क्या रणनीति बनाई जाए जो विकास दुबे निपटे। इस बीच में 1 जुलाई को राहुल तिवारी नाम के व्यक्ति से विकास का झगड़ा होता है। वो कहानी आपने सुन रखी होगी। राहुल थाने जाता है, थाने के कुछ पुलिस वाले समझौता करने जाते हैं, लेकिन फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जय ऐसे ही किसी घटनाक्रम का इंतजार कर रहा था। जय 1 तारीख को और 2 तारीख को, जिस रात को यह एनकाउंटर हुआ है, 1 और 2 तारीख को लखनऊ आता है। लखनऊ में कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलता है और उनको बताता है कि विकास का मैं तो काम दोस्त भली हूँ, सहयोगी हूँ, लेकिन विकास दुबे ने आतंक फैला दिया है। कुछ बड़े प्रभावशाली लोगों को मोटिवेट करता है कि अगर विकास दुबे निपट जाएगा तो ये सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों का बंटवारा हो जाएगा। कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े अफसर, कुछ बड़े राजनेता इस साजिश में शामिल होते हैं। 2 तारीख की रात को 8:30 बजे लखनऊ से ताकतवर आदमी का फोन कानपुर के एसएसपी के पास जाता है। वो ताकतवर शख्स कहता है कानपुर के एसएसपी से कि क्या मामला है, ये विकास दुबे की गुंडाई ऐसी क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं इसका इलाज करते, आज इसका इलाज हो जाना चाहिए। ये वो लाइन थी जिसने पूरे घटनाक्रम को लिख दिया। रात के 8:30 बजे की मेरे पास सूचना है, कानपुर के एसएसपी के पास फोन जाता है। एसएसपी चौबेपुर पुलिस को टाइट करते हैं और कहते हैं विकास का आज काम हो जाना चाहिए। जब यह घटनाक्रम होता है और एसएसपी का निर्देश होता है और ऊपर के ताकतवर लोगों का निर्देश होता है, तो प्लान बनता है कि आज विकास को निपटाना है। इसके बाद कहानी तैयार होती है। 2 थाने बिठूर और शिवपुर के पुलिस के लोग रात के 9 बजे चौबेपुर में इकट्ठे होते हैं। सीओ बिल्हौर भी वहां पे आ जाते हैं। इन दोनों थानों की दूरी चौबेपुर से आने में लगभग आधे घंटे का समय होता है। पूरी रणनीति 9 बजे से बनना शुरू होती है। रात के 11:52 पर, मैं आपको फिर समय बता रहा हूं, रात के 11:52 पर यह समय है। एफआईआर नंबर है 191। रात के 11:52 पे एफआईआर दर्ज होती है। राहुल के नाम से एफआईआर दर्ज होती है, राहुल तिवारी। इसमें राहुल तिवारी घटना का हवाला देता है और कहता है कि विकास दुबे अपने 4 अन्य साथियों के साथ एक न्यायालय का मुकदमा चल रहा था, उसमें मारा, माँ बहन की गाली बकी, उसको मार के जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया, भागा तो गोली चला दी और मेरी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। ये एफआईआर दर्ज होती है रात के 11:52 पे। 307, 342 तमाम धाराएं हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 307 धारा है। विकास दुबे पे 60 मुकदमे पहले के चल रहे होते हैं, जितने भी 307 होती है। इस 307 की खासियत यह है कि इसमें जिसके संग ये घटना हुई उसके शरीर पे कोई चोट नहीं आई होती है। 307 आमतौर पर पुलिस तब दर्ज करती है जब आप पे हत्या का प्रयास किया गया हो, आपके कहीं चोटें आई हो, लेकिन कहीं चोट का जिक्र भी जिस तरह से एफआईआर में किया है कि मैं उसको पकड़ के खींच के ले गए और गाड़ी में डाला, मारा पीटा और राइफल की लटबट से मुझे मारा, ऐसी एफआईआर में आमतौर पर पुलिस पहले मेडिकल कराती है। जिस आदमी की घटना होती है उसका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद पड़ताल शुरू होती है। तो जाहिर है कि अगर रात के 11:52 पर 23:52 पे ये एफआईआर दर्ज होती है राहुल की, तो पहले इसका मेडिकल कराया जाना चाहिए था। मेडिकल कराने के बाद चोटों के निशान होते हैं, तब विकास को पकड़ने की रणनीति बनती। लेकिन सरकारी आंकड़ों में 11:52 पे एफआईआर दर्ज होती है। रात के 12:30 बजे थाना चौबेपुर, थाना बिटूर और थाना शिवपुरी के 3 थानों की पुलिस चौबेपुर में आ जाती है। रात को 12:30 बजे रवानगी कर देती है विकास को पकड़ के जाने के लिए। आप इस पॉइंट को नोट करिए। सरकारी कागज बता रहे हैं कि रात को 11:52 पे सूचना मिलती है। तत्काल 2 थानों की पुलिस को सूचित किया जाता है, सीओ को सूचित किया जाता है, सब लोग आ जाते हैं। रात के 11:52 की एफआईआर पे 2 थानों की पुलिस आ जाती है, रणनीति बन लेती है, नीति बन लेती है, मीटिंग हो जाती है और रात के 12:30 बजे रिकॉर्ड में पुलिस थाने से विकास को पकड़ने के लिए चल देती है। यानी 38 मिनट का समय है। ये 2 थानों की जो पुलिस दिखा रहे हैं आप, उन दोनों थानों से चौबेपुर आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं।
आप 25 मिनट में दूसरे थाने से आएंगे, पूछेंगे, घटना के बारे में जानकारी देंगे, मीटिंग लेंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ 38 मिनट में हो गया। साफ जाहिर है कि ये जब पड़ताल होगी, जब अदालत में मामला जाएगा, तो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा कि 11:52 पे एफआईआर होती है, 12:30 पे 2 थानों की पुलिस, चौबेपुर पुलिस के साथ, यानी 3 थानों की पुलिस 38 मिनट के अंदर प्रस्थान कर जाती है विकास दुबे को पकड़ने के लिए, उस 307 की एफआईआर के आधार पर, जिसपे का प्रार्थी का, जिसपे राहुल तिवारी का मेडिकल तक नहीं होता है। उससे पहले कि दर्जनों 307 की पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करती है, तो आखिर वो रात को वो ताकतवर शख्स कौन था जिसके एक फोन पे इतने जल्दी कार्रवाई हो गई कि 11:52 पे एफआईआर हुई, 38 मिनट के अंदर 2 थानों की पुलिस आ गई, सीओ आ गए और थाने से रवानगी हो गई। ये मैं सारी बातें कर रहा हूं जो सरकारी अभिलेख में हैं। मेरे वकीलों ने और मैंने खुद ने पिछले 3 दिनों से 191 की एफआईआर निकालने की कोशिश करी सिस्टम से। मुझे नहीं पता कि ये एफआईआर लॉक किस तरह हुई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ये एफआईआर, हर एफआईआर नेट पे होनी चाहिए, लेकिन 191 एफआईआर मुझे पिछले 4 दिन से नहीं मिल रही थी। मैंने अलग अलग लोगों से मालूम किया, मैंने डीजीपी के पीआरओ से भी 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे पहले पूछने की कोशिश करी, पूछा उनसे मुझे 191 एफआईआर दे दीजिए, मगर तंत्र में किसी ने ही मुझे एफआईआर नहीं दी। मैं जानता था कि 191 एफआईआर को छुपा के रखा गया है। किसी मीडिया संस्थान के, मेरे अभी मैंने इस वीडियो को करने से पहले 2-3 बड़े पत्रकार जो इस पे लगातार काम कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि राहुल तिवारी की 191 एफआईआर आप पे है? किसी के पास ये एफआईआर नहीं है। ये एफआईआर 4 PM पे मौजूद है और ये टाइम जो आप देख रहे हैं ये 11:52 का है। तो हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस कभी जिंदगी में ऐसे किसी केस में नहीं हुई है कि 307 की एक एफआईआर में 38 मिनट के अंदर 3 थानों की पुलिस इकट्ठी हो, रवानगी करे, वेटिंग करे और जाके एनकाउंटर कर दे, और 11:52 पे एफआईआर के बाद में 1-1:15 बजे के बीच में मुठभेड़ हो जाती है और हमारे 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। आप घटनाक्रम को सोचने की कोशिश करिए, 1.25 घंटे के अंदर पूरी कहानी 1.25 घंटे गुजरती है। 1.25 घंटे में 3 थानों की पुलिस आ जाती है, जिसको आने में आधा घंटा लगेगा, थाने से विकास के गांव पहुंचने में 25 मिनट लगेंगे, लेकिन 1.25 घंटे में पूरी मुठभेड़ हो जाती है, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। घटना में चेंज कहां से हुआ? घटना में चेंज यहां से हुआ कि जय को उम्मीद थी कि जब 3 थानों के पुलिस सीओ जाएंगे तो विकास को मार दिया जाएगा, विकास को एनकाउंटर कर दिया जाएगा और विकास का एनकाउंटर फिर पुलिस की मुठभेड़ों में शामिल हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस बात की वाई लूटती रहती है, उसने बहुत एनकाउंटर किए हैं, तो विकास का उस दिन एनकाउंटर तय था। चीजें तब पलटी जब रात के 12 बजे के बाद एक पुलिसकर्मी ने विकास को बता दिया कि तुम्हें मारने आ रहे हैं। विकास की बारे में यह कहानियां कि उसने दिन से ही सूचना प्राप्त थी, उसने साथी बुला लिए थे। जब दिन में एफआईआर ही नहीं थी, जब दिन में घटनाक्रम ही नहीं था, तो विकास कैसे बुलाता? नंबर 3 पॉइंट, थाने में 11:52 की एफआईआर के बाद थाने में दर्ज है कि शिवपुरी और बिठूर की पुलिस को बुलाया गया। थाने के मोबाइल में जो टॉवर होते हैं उसमें यह बात साबित हो जाएगी कि बिठूर और शिवपुरी थाने की पुलिस रात के 9 बजे से थाना चौबेपुर में मौजूद थी। जो हमारे बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं वो एफआईआर दर्ज होने के 1.5 घंटे पहले से मोबाइल टावर में उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी लोकेशन थाना चौबेपुर में दर्ज हो जाएगी। जाहिर है कि यह अदालत में केस बड़ा कमजोर साबित होगा, क्योंकि जिस थाने को पुलिस को आप बुला रहे हैं एविडेंस के तौर पे साबित हो जाएगा कि वो एफआईआर होने से वो सारे 2-3 थाने के पुलिस वाले थाने में पहले से मौजूद थे। जय का प्लान सिर्फ तब चेंज होता है जब विकास के एनकाउंटर की जगह पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं। जब पुलिसकर्मी मार दिए जाते हैं सारा घटनाक्रम बदल जाता है, पूरे देश में आलोचना शुरू हो जाती है। बावजूद इसके जय को लगातार 10-12 दिन एसटीएफ अपने पास रखती है। सारा गोलमाल इसमें घटना के बाद से एसटीएफ पर शुरू होता है। हम अगले वीडियो में इसमें भी पड़ताल करके आपको एसटीएफ की और बड़ी कहानियां बताएंगे और एक एक करके खुलासा करेंगे कि एसटीएफ के किस बड़े अफसर ने इसमें खेल किया, किस बड़े अफसर के निशाने पे विकास का साम्राज्य था। तो जब जय का ये पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है तो घटनाक्रम बदलता है। जय 10 दिन तक एसटीएफ के साथ में रहता है, कस्टडी में रहता है, और जब पूरे देश में आलोचना होने लगती है सोशल मीडिया पे जय के रिश्तों को लेकर, जय के पार्टी के नेताओं के साथ, जय के अफसरों के साथ फोटो वायरल होने लगते हैं, तो मजबूरी में कल रात को जय को
भी जेल भेजा जाता है और जय की जो FIR है वो भी अदालत में साबित नहीं हो पाएगी। जय बेदाग निकल के आएगा उस FIR के बदौलत और विकास दुबे के करोड़ों रुपए के साम्राज्य पे जय का मालिक होगा जय का। और वो जो राजनेता, वो जो अफसर, वो जो बड़े लोग इस पूरी घटनाक्रम में शामिल थे वो आराम से बच जाएंगे। मैंने यूपी पुलिस से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि मेरी पड़ताल में अगर कोई गलती हो, कोई कमी हो बताएं, मैं अगला वीडियो जारी करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि वो सारे पुलिसकर्मी जो शिवपुरी और बिठूर से आए थे, क्या जिनकी रवानगी 12:30 बजे 11:52 के बाद थाने में दिखाई गई है, क्या उनकी मोबाइल टावर की व्हाट्सएप लोकेशन थाने चौबेपुर में पहले से मौजूद नहीं थी? 1 जुलाई और 2 जुलाई को अगर जय वाजपेयी के फोन की सारी लोकेशन निकाल दी जाए तो जय वाजपेयी लखनऊ के बहुत बहुत बड़े प्रभावशाली राजनेताओं से मिला था, अफसरों से मिला था। जाहिर है इतना बड़ा हिंदी फिल्मों की तरह एक खेल खुलासा हुआ है और हमारी पड़ताल बताती है कि विकास दुबे को निपटाने में सबसे बड़ा रोल उसके सबसे खास गुर्गे जय वाजपेयी का था। तो जाहिर है बादशाह अपने प्यादों के हाथी मारा गया। मुझे यकीन है, मुझे जानता हूं कि मेरे इस खुलासे के बाद बहुत हड़कंप होगा। बहुत बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं वो जिस तरह 4 PM की ताकत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मेरे खिलाफ फिर एक बड़ी साजिश हो, लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम का एक एक पर्दाफाश आपके सामने करता रहूंगा। 4 PM आपके लिए सच लाता रहेगा। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे इन ताकतवर लोगों को ये बात संदेश आए कि किसी भी मीडिया संस्थान को धमका के उसकी आवाज को बंद नहीं किया जा सकता। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे 4 PM को ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहें वो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो तक पहुंचाएं, क्योंकि हम आपके सामने सच लाते रहेंगे, क्योंकि यही है हमारा टाइटल, जिद है सच की। थैंक यू।